नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सेल से संबंधित हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कोशिका से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनकी बात की थी, जिसके अंतर्गत कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। इसके बाद में हमने बात की थी कि साइटोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मॉडर्न साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, इंडियन साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, इन सभी के विषय में हमने कल के वीडियो में बात की थी। इसके अलावा हमने जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। पादप कोशिका के संदर्भ में हमने बात की थी कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी होती है। इन सभी के विषय में हमने कल के वीडियो में डिटेल से बात कर ली थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसी से हमारा पहला लेक्चर था, उसी से हमने जो बायोलॉजी है वो शुरुआत से हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर बायोलॉजी का परिचय भी हमने देखा था कि बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। इन सभी के विषय में कल के वीडियो में बात की थी। आज हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है सेल से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका, इनकी भी आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। ये जो लेक्चर जो हम ले रहे हैं, ये सभी लेक्चर आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आपको ध्यान में रखना है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेक्चर मैंने एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किए गए हैं, तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं एकदम से आसान तरीके से, साथ में आकर्षक चित्रों के माध्यम से। तो लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। इसका प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो दो वैज्ञानिकों के नाम इसमें निकल करके आते हैं, एक तो मैथियास स्लीडन और एक थियोडर स्वान। दोनों ही जर्मनी के रहने वाले थे। मैथियास स्लीडन थे, ये वंशपतिज्ञ थे यानी कि बोटनिस्ट थे, और इन्होंने 1838 में विभिन्न प्रकार के पादपों पर इन्होंने अध्ययन किया था। पादपों का अध्ययन करके इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। और इसी प्रकार से थियोडर स्वान थे, ये जर्मन जंतु जूलॉजिस्ट थे यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 ईस्वी में जंतुओं पर अध्ययन किया था। एक बार क्या हुआ था, ये दोनों ही किसी पार्टी में, याद करने के लिए देखो, एक पार्टी में मिल जाते हैं। मिलने के बाद दोनों आपस में चर्चा करते हैं, चर्चा करके ये पादपों के बारे में बताते हैं और ये जंतु के बारे में बताते हैं। फिर दोनों साथ में बातें करते हैं तो कुछ ऐसे लक्षण इनके निकल करके आते हैं जो आपस में मेल खाते हैं, और इसके बाद में दोनों ने मिलकर के साथ में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या है कोशिका सिद्धांत, आइए देखते हैं। सभी जीवों का निर्माण कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से होता है। तो जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सभी जीव है वो कोशिका से ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि किसी भी जीव का शरीर हम देखें तो उस शरीर की सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो वो कोशिका होती है। और यही बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर अंत में बॉडी का निर्माण करते हैं। तो संरचनात्मक दृष्टि से हम बात करें तो शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। अब देखो, क्रियात्मक इकाई की हम बात करें तो जितने भी क्रियाएं हमारी बॉडी के अंतर्गत होती हैं वे सभी क्रियाएं जाकर के कोशिका में ही संपन्न होती है। इस कारण इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर श्वसन की क्रिया को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोशिका है, इस कोशिका में यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज पड़ा हुआ है। इधर से फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन इसके साथ में क्रिया करती है, क्रिया करके एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा के साथ में CO2 यहाँ से रिलीज होती है, CO2 बाहर निकाल दी जाती है। तो ये पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, वैसे तो हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत बोल देते हैं, लेकिन सामान्यतः हम बात करें तो ये क्रिया जाकर के अंत में कोशिका के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो इस कारण इसे क्रियात्मक इकाई भी हम कहते हैं। कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं।
जितने भी जीव होते हैं उन सभी के आनुवंशिक गुण है वो कोशिका में निहित होते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक में डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिनमें आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इन गुणों का स्थानांतरण करते रहते हैं। जैसे गाय का बच्चा गाय ही पैदा होगा, गाय का बच्चा कभी मनुष्य नहीं होता, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे हमारी जो सेल्स होती है, मान लीजिए ये हो गया आपका मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। मेल से जो युग्मक बनते हैं इसके अंदर 23 गुणसूत्र, इसमें 46 हो गए, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और फीमेल से बनते हैं इसमें भी 23 होते हैं। फिर आगे जाकर के इनमें निषेचन की क्रिया वगैरह होती है, बाद में क्या होती है, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है जिसमें 43 गुणसूत्र हो जाते हैं। देखो पहले भी मनुष्य के अंदर या फिर जीव के अंदर हम बात करें 46 गुणसूत्र थे, वो आगे बाद में जाकर के जब युग्मनज बनता तो उसमें भी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये जो आनुवंशिक गुण होते हैं किसमें निहित होते हैं? ये कोशिका में निहित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये था कोशिका सिद्धांत। अब देखो यहाँ से एक कमी निकल करके आई है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठा दिए कि आपने बता तो दिया कि जितने भी जीव होते हैं ये कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये कोशिका आती कहाँ से है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखो कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में ये सिद्धांत नहीं बता सका, तो ये इसकी कमी के रूप में हम देखते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर निकल करके आता है, रुडोल्फ विर्चो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग पूछा ही जाता है। 1855 ईस्वी में इन्होंने एक टर्म दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये भी एक बार पूछी जा चुकी है, ओमनी सेलुला ई सेलुला ये किसने कहा था, तो ये भी ध्यान में रखनी है। इसका अर्थ ये निकल करके आता कि नई कोशिका का निर्माण है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है, यानी पहले से जो कोशिका उपस्थित है उसमें विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप क्या हो जाती है, कोशिका का निर्माण होता है। यानी एक कोशिका इससे दो कोशिका बन गई, आगे ये है तो ये आगे फिर से दो कोशिका बना लेगी। तो इस प्रकार से नई कोशिका का निर्माण है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट निकल करके आता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये होता है वायरस, क्योंकि वायरस में ना तो कोशिका होती है, ना ही किसी प्रकार की इसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, ना ही इनमें जनन होता है। मुख्य रूप से हम बात करें जब ये किसी सजीव से बाहर हम देखते हैं तो ये मृत मिलेंगे, जब किसी सजीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ये है आपका कोशिका सिद्धांत जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषकर हम बात करें तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नीट और रीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में रेलवे ग्रुप डी और एसएस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये दे रखा है। और वर्तमान में क्या होता है, जितने भी चाहे जनरल साइंस पूछा जा रहा हो उसमें भी आजकल डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार, और मुख्य रूप से हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के विषय में। आगे हम इसको एक टेबल के द्वारा भी समझेंगे, एक बार इन चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक ये सुविकसित होता है, सुविकसित होता है, जबकि जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें तो केंद्रक के चारों ओर इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये देखो यहाँ पर ये केंद्रक रहा, ये केंद्रक है, और इसकी चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो डीएनए होता है ये चारों ओर कवर्ड होता है, जबकि इसमें डीएनए जो होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, ये बिखरा हुआ पाया जाता है कोशिका ध्रुव में। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। इसके चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, वो भी इसमें पाई जाती है, लेकिन कुछ में नहीं होती। ये देखो सेल वॉल होती है, इसमें प्लांट सेल्स में पाई जाती है सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है।
ये एक सेंटेंस आप ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। और झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और इसके अलावा हम बात करें तो गोल्जी बॉडी। ये क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसके अलावा हम बात करें लाइसोसोम हो गया, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। अब देखो श्वसन तो बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन इसमें करता कौन है? अब देखो यहाँ पर कुछ संरचनाएं फूली हुई आपको नजर आ रही होंगी, ये वाली जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसे हम कहते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स तो बैक्टीरिया या फिर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य इन मीजोसोम्स के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक, केंद्रिका जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है। हाँ, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, और राइबोसोम देखो यहाँ पर ये रहा, इसमें भी पाया जाता है। इसमें राइबोसोम की हम बात करें तो 80S प्रकार का राइबोसोम मिलता है और 70S, दोनों ही प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक तो ये और एक ये दिखाई दे रही होगी, ये वाली। इसमें देखो कुछ बिंदुनुमा संरचना इसके ऊपर नजर आ रही है। ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम होता है, तो बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, और इसका कार्य यहाँ पर भी किसका होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। अब देखो एक चीज एक्स्ट्रा पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते किसे हैं? एक जो मुख्य गुणसूत्र होता है, मुख्य डीएनए होता है, इसके अलावा एक डीएनए और पाया जाता है, और वो क्या होता है? वर्ताकार होता है। इसी एक्स्ट्रा डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो मुक्त रूप से यानी कि जिसके चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जो डीएनए जो होता है, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, उसे हम न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं या केंद्रकाभ कहते हैं, जीनोफोर भी इसे हम कहते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें तो इसके चारों ओर देखो ये पाइल्स पाए जाते हैं, पिलीज बोल सकते हैं इसे, पिली पाए जाते हैं, और ये इसमें नहीं होते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला है, वो भी इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ये कुछ मुख्य डिफरेंस है जो हमने कोशिका की संरचना के माध्यम से इनको यहाँ पर समझा है। अब आगे टेबल के द्वारा इनको अच्छे से समझ लेते हैं। एक तरफ लक्षण है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम असीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका जिसे हम ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं केंद्रक की, न्यूक्लियस की। प्रोकैरियोन, इसके नाम से ही हम अर्थ निकाल लेते हैं। प्रोकैरियोन, प्रो का मतलब होता है आदिम प्रकार यानी कि प्राचीन प्रकार की, कैरियोन मतलब होता है केंद्रक। जिसमें आदिम प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इस प्रकार के केंद्र को हम कहते हैं केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर। ये नाम ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आता है यूकेरियोटिक कोशिका, तो इसके नाम से देखो, यू का मतलब सुविकसित, कैरियोन का मतलब केंद्रक। जिनमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है वो होती है यूकेरियोटिक कोशिका। इसके बाद में नेक्स्ट देखो कोशिका का प्रकार, किस प्रकार की कोशिका होती है। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बहुत ही छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। इसका आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका ये आकार में बड़ी होती है और इनका आकार 5 से 20 माइक्रोन तक मिल सकता है। कोशिका भित्ति, मुख्य रूप से हम बात करें तो कोशिका भित्ति दोनों में ही पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। और इसमें एक अपवाद ध्यान में रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की, तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। कवक कोशिका होती है, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये काइटिन की बनी होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल होता है, इसमें ये जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति वो नहीं पाई जाती, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोशिकांगों की, सेल ऑर्गेनल्स की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे लवक हो गया, गोल्जी कायक हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। इन सभी का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि झिल्ली युक्त कोशिकांग जितने भी हैं ये सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राइबोसोम।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S और 70S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं और दोनों का ही कार्य क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण का। अब देखो 80S राइबोसोम होता है, ये तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है, जबकि 70S राइबोसोम ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लोक जो होता है इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के विषय में आगे हम डिटेल से बात करेंगे, तो ये जितने भी कोशिकाएं हैं इनके विषय में भी आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सॉरी यहाँ पर ये ध्यान में रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ये केंद्रक कला की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसकी बात कर रहे हैं, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है असीम केंद्रीय उसमें एब्सेंट होती है। इसी कारण से क्या होता है, जो डीएनए होता है ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बिखरा हुआ पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है, उपस्थित होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है, यानी कि इसमें डीएनए नगन होता है, जिसे हम जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला में परिबद्ध रहता है, यानी कि जो डीएनए होता है उसके चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। स्टोन प्रोटीन है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि आदिम प्रकार की कोशिका होती है और इसमें सामान्य कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका होती है, ससीम केंद्रीय जो सेल्स होती हैं इनमें समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस दोनों ही प्रकार का कोशिका विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है। श्वसन की क्रिया की हम बात करते हैं, रेस्पायरेशन की, तो ये हमने पहले बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में रेस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में मेसोसोम के द्वारा होता है। ये मेसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसके अंदर की ओर कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम मेसोसोम्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम्स पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके उदाहरण की हम बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाएं हैं, ये सभी किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने एक तो कोशिका सिद्धांत की हमने बात की, कोशिका सिद्धांत की हमने बात की और साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के विषय में डिटेल से बात की। इसके आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम आगे लेकर के आएंगे। और इसके अंत में जब हमारा सेल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इस टॉपिक से जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन भी हम इस लेक्चर के माध्यम से यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।